हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। लग रहा है आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। जिस हिसाब से हमारे टॉपिक्स स्पीड पकड़ चुके हैं आप। क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने जितने टॉपिक्स पढ़े थे उसके बाद एक टॉपिक जो पिछला वाला पढ़ा था, मोशन इन 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्या है, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसमें ज्यादा बेसिक्स पे हमें जाना नहीं है। बेसिक बेसिक चीजें हम आपको समझाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम आपको इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल का लेक्चर्स आपका पूरा एक सेपरेट रहेगा। क्लियर। सबसे पहले देखते हैं हम लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, कितने हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं जिसपे न्यूमेरिकल आएगा आपका। क्लियर। पहला टॉपिक है, देखिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक। सबसे पहला हमारे पास क्या है, फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। फोर्स का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, आइदर या तो पुश और पुल। क्लियर। या तो हम उसे क्या करेंगे, पुश करेंगे, या फिर हम उसे पुल करेंगे, ये आप लोगों को पता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है इनर्शिया। क्लियर। अब हमारे पास इनर्शिया टॉपिक पढ़ने से पहले हम देखेंगे फोर्स का इनर्शिया में क्या रोल है। क्लियर। अब फोर्स के लिए हम थोड़ा सा बेसिक चीजें देख लेते हैं कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है क्या, न्यूटन। ठीक। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक का फॉर्मूला है, कोई नई चीज नहीं है। क्लियर। अब हमारे पास क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बदल रहे हैं। क्लियर। अब इनर्शिया के कुछ टाइप्स है। कुछ टाइप्स का मतलब है, सबसे पहला टाइप है हमारे पास इनर्शिया ऑफ, क्या है बताओ आप लोग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक सिंपल से एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक इस टाइप की बस है। अब ये बस है, अभी अभी रुकी हुई है। अब इसके अंदर कोई आदमी है, वो खड़ा है। क्लियर। जैसे ये बस फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, आगे की तरफ जाएगी बस तो क्या होगा, ये पर्सन क्या होगा, पीछे की तरफ को चले जाएगा। ठीक। तो यानी कि वो रेस्ट की पोजीशन से चेंज हो गया। क्लियर। ऐसे हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक। अब इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर क्या है, ये वापस से हम एक क्या करते हैं, बस ले लेते हैं। इस बस में 2 टायर लगा दिए हमने, यहां पे हमने एक पर्सन बैठा दिया बस की सीट पे। क्लियर। जैसी बस चल रही है, बस क्या करेगी, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करेगी। ब्रेक अप्लाई करेगी तो ये कहां को जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ को। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये मोशन में आ गया। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वापस से वो किसी बस में बैठा है। क्लियर। अब वो क्या करेगा, किसी कर्व्ड पाथ में जाएगा। मान लीजिए कोई हिली एरियाज पे उसने क्या करना, ट्रैवल करना। अब जब भी वो हिली एरियाज पे ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, जब बस आपकी रोटेट होगी, रोटेट का मतलब वो बैंड पे टर्न होगी, टर्न होगी तो ऑब्जेक्ट कहां को जाएगा, वो बाहर की तरफ, यानी कि सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा। क्लियर। तो यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। ये थी हमारी 3 पोजीशन है किस चीज की, इनर्शिया की। अब हम इसमें देखते हैं मोमेंटम। क्लियर। कुछ बेसिक टर्म्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बेसिक टर्म्स से रिलेटेड आपके आगे कॉन्सेप्ट्स में यूज होंगे, उनके लिए देखिए। क्लियर। अब हमारे पास है मोमेंटम। अब मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि P इक्वल टू एम वी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी का एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसके अंदर न्यूटन्स के 3 लॉ। क्लियर। न्यूटन्स का पहला लॉ क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा अनटिल और अनलेस, जब तक हम उसके अंदर फोर्स नहीं लगाएंगे। मैं अगर खड़ा हूं तो मैं खड़े रहूंगा जब तक मुझे कोई धक्का नहीं देगा। ठीक। और जब तक मैं चल रहा हूं तो जब तक मैं कोई रोकेगा नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो पहला लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे है, तो उसके बाद क्या, जब तक उसको चलाना है तो आपको उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। सेकंड लॉ कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। अब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो आपके मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से हम F इक्वल टू ma को डिराइव करेंगे।
क्लियर? कैसे? F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ddT ऑफ P का फॉर्मूला क्या होता है? mv। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m dv अपॉन dt। अब F यहाँ पे हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी K मान लेते हैं कोई सा भी, ठीक है? m dv बाई dt का फॉर्मूला क्या होता है? A एक्सेलरेशन। और K की वैल्यू क्या मान ली हमने? K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर? तो F इक्वल टू m हमारे पास प्रूफ हो गया। ये था हमारे पास थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखिए एक कन्वर्जन है इसमें न्यूटन का और डाइन का, जो यूनिट होती है हमारे पास, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। क्लियर है? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन आ गया। इतना समझ में आ गया? पहले आप लोग उसको हल्का सा नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? अब हम इसमें देखते हैं एक टर्म। कौन सा टर्म है हमारे पास? इंपल्स। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ये कोई नई चीज नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है। बस आपको अब क्या करना है, अब आपको जो फोकस करना है, 11th 12th में हम लोग थ्योरी पे कॉन्सेप्ट करते थे, यहाँ पे हमसे थ्योरी पूछी नहीं जाएगी। तो थ्योरी के बदले हम लोग इसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करा दूंगा, यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ हम आपको डीपी में प्रोवाइड दे देंगे। क्लियर? तो आपको उन्हीं न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, उसी टॉपिक्स पे फोकस करना है बस। ज्यादा को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना है, बहुत ज्यादा लो लेवल पे नहीं जाना है। एक एक्यूरेट से मीडियम एवरेज के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है इम्पल्स। अब इम्पल्स किसे कहते हैं? कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट कि हम क्या करेंगे जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। एक क्रिकेटर है, क्लियर? अब इसके पास क्या हुआ, दूसरे बॉलर ने इसको बॉल डाली, क्लियर? अब ये हो गया बॉलर, ठीक, ये हो गया बैट्समैन, ठीक। अब क्या हुआ, इसने जब इसके पास बॉल थ्रो फेंकी तो इसने हिट किया। जब इसने हिट किया तो इसकी बॉल क्या हुई, हमारे पास शॉर्ट टाइम के लिए इसने फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स क्या है, लार्ज अमाउंट में लगाया, लेकिन टाइम पीरियड कितना रहेगा हमारा, बहुत शॉर्ट। तो हमारे पास जो इंपल्स होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, टाइम का t, a का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन t मल्टीप्लाई बाई t से t कैंसिल आउट, m इंटू v माइनस यू। तो ये इंपल्स का फॉर्मूला है। क्लियर? इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, इंपल्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, उसका मैं आपको बताता हूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? अब न्यूटन्स थर्ड लॉ वाले एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास मान लीजिए एक बुक रखी है, क्लियर? ये हमारे पास टेबल है, ये टेबल है। अब इस बुक पे एक फोर्स कौन सा लगेगा, रिएक्शन फोर्स, और एक इसका वेट लगेगा। अब रिएक्शन फोर्स देखिए क्या होता है, रिएक्शन फोर्स जो इसको ऊपर की तरफ को, ठीक। अब ग्रेविटी क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचना चाह रही है। रिएक्शन फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा इसको, ये टेबल पे। अब टेबल इसको सपोर्ट देके क्या कह रही है कि हाँ भाई बुक आप ऊपर की तरफ रहिए, लेकिन जो वेट होगा वो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। क्लियर? तो हमारे पास क्या होगा, जो रिएक्शन फोर्स होगा वो हमेशा रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इतना समझ में आ गया? उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमने देखा सेकंड एग्जांपल इसका, जब हम पांव से चल रहे होते हैं जमीन पे, ठीक। अब क्या होता है, जब प्रेशर करते हैं जमीन पे तो हमारे पास एक लेग आगे जाता है, एक लेग पीछे जाता है। तो उसके टाइम पे हमारे पास क्या होते हैं, दो वर्टिकल कंपोनेंट क्रिएट होते हैं। क्लियर? अब वो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे क्रिएट होंगे, इस टाइप से, ठीक। मान लीजिए ये हमारे पास रिजल्टेंट है, यहाँ पे थीटा बन गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, आर कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, आर साइन थीटा। मैंने हमेशा बताया था जब भी रिजल्टेंट के साथ जिस बेस के साथ आपका एंगल बनेगा वही कॉस थीटा का कंपोनेंट बनेगा। क्लियर? कि अगर आपका थीटा इसके साथ बनना है तो आर कॉस थीटा ये होगा, अगर थीटा इसके साथ बनता है तो आर कॉस थीटा ये होता, फिर ये आर साइन थीटा हो जाता। क्लियर? जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करते थे साइन ए साइन कॉस ए निकालने के लिए। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आप लोग देखिए, नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए, ये आप लोगों ने सब नोट कर लिया है। अब इसमें हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जिसपे हम न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व, ठीक। अब सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं हम कि एक एक करके कौन कौन सी प्रॉब्लम है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। क्लियर? तो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम आपने 11th में पहले भी पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, एक घोड़ा होता है, एक पीछे से गाड़ी होती है, फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं,
ठीक, सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे पास हॉर्स और एंड कार्ट प्रॉब्लम। ठीक, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है जनरली, किसी साल इससे क्वेश्चन बन जाता है, अदरवाइज और टॉपिक्स भी हैं उनसे ही बन जाता है। क्लियर। अब हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में क्या है कि हमारे पास क्या है, ये है कार्ट। क्लियर। अब ये है हमारे पास हॉर्स। क्लियर। मैं यहाँ पे हॉर्स बना नहीं सकता तो मैं आप लोगों को इसको कंपोनेंट के थ्रू दिखा देता हूँ। क्लियर। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये इसका रिएक्टेंट। क्लियर। नीचे की तरफ को क्या लगेगा, वेट, और इसके जस्ट अपोजिट में इसमें फोर्स का। यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, फ्रिक्शन का, मतलब जो टायर पे लग रहा है वो मैंने आपको ऐसे शो कर दिया। इसमें हमें निकालना क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा, h माइनस एफ अपॉन कैपिटल M प्लस M। ये A क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स। ठीक, M क्या है, मास ऑफ कार्ट, और ये मास ऑफ हॉर्स, और F फ्रिक्शन। ये H क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर। अब इसमें देखते हैं हम इसके बाद कि हमने हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम तो देख ली कि कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें हमारे पास ज्यादा केसेस कब आएगा, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा होगा F से, तभी हमारा कार्ट आगे की तरफ बढ़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखना पहले कि जब भी हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर लेस होगा और फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो हॉर्स आगे नहीं चल पाएगा। क्लियर, क्योंकि ये फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा अपोजिंग फोर्स होता है। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं हम कुछ केसेस। एक केसेस है हमारे पास किसका, लिफ्ट का। सबने देखा होगा कि लिफ्ट के हमने न्यूमेरिकल पहले भी किए हैं, और लिफ्ट के न्यूमेरिकल मैक्सिमम नीट में भी पूछे जाते हैं और आपका 15 वाले एग्जाम में भी आएगा। क्लियर। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास कि हमारे पास एक लिफ्ट है जो क्या कर रही है, ऊपर की तरफ को जा रही है। ठीक, क्या होगा, ऊपर की तरफ को जाएगी। ये इसका सेंटर पॉइंट मान लिया हमने। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कहाँ को हो रहा है, ऊपर की तरफ को, यानी कहाँ को केस बन रहा है, ऊपर की तरफ को। अब इसके अंदर हमने एपरेंट वेट निकालना है, कैलकुलेट। क्लियर। अब एपरेंट वेट निकालने के लिए क्या करना है, हमने एक आदमी को लिफ्ट के अंदर वेटिंग मशीन के साथ खड़ा करा हुआ है। तो वेटिंग मशीन में हम उसके एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट में केसेस बना के देख रहे हैं। क्लियर। पहला वाला क्या आएगा, तो जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बड़ा होगा, तो R माइनस एम जी इक्वल टू कितना होगा, जो उसमें फोर्स लगेगा एम ए। ठीक, यहां से कितना निकलेगा, R इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो एपरेंट वेट है वो ऊपर जाते वक्त बढ़ जाएगा। इतना समझ में आया। ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है ऊपर को। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि जब लिफ्ट कहां को जा रही है, डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड जा रही है तो mg वाला कंपोनेंट ज्यादा होगा रिएक्शन फोर्स से, तो mg माइनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। अब हमने क्या करना है, mg माइनस ma इक्वल टू r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, g माइनस a इंटू m। तो हमारा एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, r विल बी डिक्रीजेस। तब इस केस में कैसा केस बनाइए, जब एक्सेलरेशन हमारा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। इतना समझ में आया। तीसरा केस बनता है हमारे पास इसके अंदर कि जब लिफ्ट हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। इतना समझ में आ गया कि लिफ्ट हमारे पास किसमें है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस आता है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाता है, कांस्टेंट कह दो या फिर एक्सेलरेशन जीरो कह देता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, r इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, mg। तो जो एपरेंट वेट हो जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी mg। क्लियर। उसके बाद चौथा केस आता है कि इन केस कभी ऐसा कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई कि हमारी लिफ्ट की वायर जो है टूट गई, ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया तो उसमें क्या होगा, हमारे पास फोर्थ केस क्या बनेगा बताइए, एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, r इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। तो अब यहाँ पे हम एक ही जगह पुट कर देंगे g की, तो कितना हो जाएगा, m इंटू जीरो, तो r कितना हो जाएगा, एपरेंट वेट उसका जीरो हो जाएगा। क्लियर आ गया, इतना समझ में आ गया। इतने पार्ट को आप नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने ये लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि कुछ एक दो प्रॉब्लम्स और देखते हैं जिनके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम हो गई, लिफ्ट वाला हो गया, एक गन वाला है जो आपके इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट आपका क्या होता है, अलग अलग होगा। क्लियर? अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सा टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, रिकॉइल ऑफ अ गन। ये हमने सबने नाम सुना होगा, रिकॉइल ऑफ गन। यानी कि हमारे पास क्या है, इस टाइप से एक गन है। अब ये सुंदर है नहीं है ये तो आप लोग बताओगे, ठीक है? क्लियर? अब यहां से हमारे पास क्या है, जैसे बुलेट बाहर निकलेगी। अब जो बुलेट बाहर निकलेगी तो वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि गन जब हमारे बैक फोर्स लगाती है, बैकवर्ड फोर्स लगाती है फायरिंग के टाइम पे, तो उसकी वेलोसिटी बताओ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। क्लियर? अब देखो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। ऑब्जेक्ट तो अपने पास ही है, ऑब्जेक्ट तो कहीं हिल ही नहीं रहा। जब हम फायरिंग करेंगे तभी तो होगा। मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्लियर? अब हम यहां से वेलोसिटी निकालेंगे किसकी, गन की, तो कितनी निकलेगी, माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम। ये आएगी हमारी वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी ऑफ गन। अब इसी के बेस पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा एक दो, तो उसमें आप बताना कि ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है नहीं हुआ है, या कितना आपको समझ में आया। ठीक, उसके बाद अगला आया हमारे पास, कुछ टेंशन वाले क्वेश्चन पढ़े थे हमने 11th में। तो अगला टॉपिक है हमारे पास सेकंड, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अब वो बॉडीज कैसी हैं, अब देखो ये एक टाइप से पुली बना दी हमने, इसमें एक हमने मास लगा दिया। ठीक, एक हमने मास यहाँ पे लगा दिया। ये हो गया हमारा स्मॉल एम, ये हो गया हमारा कैपिटल एम। ठीक, इसका एक्सेलरेशन नीचे को, इसका एक्सेलरेशन ऊपर को, क्योंकि लाइटर मास है तो वो कहाँ को जाएगा, ऊपर को जाएगा, और स्मॉलर मास है तो वो लार्जर मास होगा तो वो नीचे को आएगा। क्लियर? अब इसमें हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एम माइनस एम अपॉन कैपिटल एम प्लस एम इंटू जी। तो ये तो निकल जाएगा जो हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा इस केस में। ठीक, कि आपकी क्या हो रही है, एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है हाइट उसमें, और एक ऊपर की तरफ आ रहा है पुली की तरफ। ऐसे हम इसमें टेंशन निकालेंगे तो टेंशन कितना निकलेगा, जो टेंशन इसके अंदर फ्लो हो रहा होगा वो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर है, टेंशन फोर्स कहते हैं जिसे। क्लियर? तो वो कितना होगा, 2 m अपॉन m प्लस m इंटू जी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टेंशन। समझ में आ गया? ये है आपका सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट, इसके बेसिस पे आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। इसमें ज्यादा हमने कोई थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आना है, इससे सिर्फ डायरेक्टली हमने क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। अगला आया टॉपिक हमारे पास फ्रिक्शन। अब सबको पता है ये फ्रिक्शन होता क्या है, अपोजिंग फोर्स। ठीक, जिसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। कोई भी पूछेगा भाई फ्रिक्शन क्या है, सीधे आप बता दोगे अपोजिंग फोर्स होता है। कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, अरे भैया 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है लिमिटिंग, तीसरा होता है काइनेटिक। ठीक, अब ये फ्रिक्शन होते क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना फ्रिक्शन उसके रेस्ट ऑब्जेक्ट पे है। क्लियर? यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रेस्ट पे जब तक रहेगा तब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जहां से वो एक लास्ट लिमिट के बाद क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जहां से वो क्या करना है, काइनेटिक फ्रिक्शन में आने ही वाला होगा, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा वो। क्लियर? जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एफएस मैक्स से। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर चुका है। क्लियर? इसका मैं ग्राफ बताता हूं आप लोगों को। ठीक, ये है इसका ग्राफ, यानी कि फ्रिक्शन के बीच में और अप्लाइड फोर्स के बीच में। किसके बीच में, अप्लाइड फोर्स के बीच में। अब फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में कैसे होगा, ये है आपका यहां से लेके यहां तक जो आपका पॉइंट आएगा वो बनेगा स्टैटिक, तो ये बनेगा कौन सा, लिमिटिंग, ये कौन सा बनेगा, काइनेटिक। तो तीनों का ग्राफ बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर? आप लोग उसको नोट डाउन करिए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ।
ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, कोफिशिएंट देखने हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के और किसके, काइनेटिक फ्रिक्शन के। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहले देखते हैं हम इसमें, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। राइटिंग थोड़ी सी मेरी बेकार हो रही होगी, आप लोगों को अगर लग रही है ऐसी तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या होता है, एफ एस मैक्स बाई आर, यानी कि रेशियो किसका रहेगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, अपॉन किसका रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद अगला आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। अब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या है, म्यू के इक्वल टू एफ ऑफ के बाई आर, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर। ये थे हमारे पास दो, क्या थे, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बता दिया। अब हम बताएंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, क्लियर। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे हम उन्हें पढ़ते हैं, अब उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स पे हमारे पास न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है। इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल बनने वाला टॉपिक्स है हमारे पास, वो जितने मैंने आपको केस कराए हैं उन्हीं केसेस में से आपके न्यूमेरिकल आएंगे। अब ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम एक डायग्राम से समझते हैं, क्लियर। यहाँ पे ये है, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे क्या हो गया, एफ एस मैक्स, ठीक, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट बना दिया। रिजल्टेंट बनाने के बाद ये एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा, ये क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पे क्या होगा, अप्लाइड फोर्स, क्लियर। यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन से ये कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा का मतलब है एफ एस मैक्स बाई आर। क्यों होगा ये, अभी दिखते हैं, चलो। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, ये है हमारा रिजल्टेंट, ये हमारा एफ एस मैक्स। अब ये भी एफ एस मैक्स होगा। अब टेन थीटा का हम कहां से निकालेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस मान लेंगे जब हम इसे एंगल लेते हैं, तो क्लियर। उसके बाद हमारे पास आ गया एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। रिपोज को हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से। एंगल ऑफ रिपोज किससे डिनोट करते हैं, फाई से। अब हमारे पास क्या है, इसका फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा, क्लियर। ये देखिए, ये हमारे पास फाई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये ऑब्जेक्ट इसमें स्लाइड होकर नीचे आ रहा है, स्लाइड होकर नीचे आ रहा है, तो ये पहले तो एक हम इसे कंपोनेंट डिसाइड करेंगे। कंपोनेंट डिसाइड करने के लिए ये एंगल हमारे पास फाई रहेगा, ये हमारे पास एम जी, ये हमारे पास आर, ये हमारे पास एम जी साइन फाई, ये हमारे पास एम जी कॉस फाई, क्लियर। अब ये हमारे पास क्या है, म्यू एस इक्वल टू टेन फाई, क्लियर। अब ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होंगे, हमारे दोनों बराबर होंगे। तो म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन फाई, देन थीटा इक्वल टू फाई। सो द एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इतना समझ में आया। ये थे हमारे फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने फॉर्मूले के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन यूज होंगे। जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम उसमें समझेंगे कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक, क्लियर। अब फ्रिक्शनल फोर्स इसमें कहां पे लगेगा, इधर को, एफ एस मैक्स, क्लियर। क्या समझ में आ गया, ये क्लियर है। उसके बाद हम इसको आगे देखते हैं, सर्कुलर मोशन ऑफ अ बैंड रोड वाला पार्ट, क्लियर। इसको नोट करिए आप लोग। चलिए अब मोशन ऑफ अ सर्कुलर बैंड रोड लिखते हैं, ठीक है। दो लिखते हैं, लेवल रोड के लिए और एक बैंड रोड के लिए। सबसे पहला वाला पार्ट है हमारे पास किसका, लेवल रोड का, ठीक। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे किसका, मोशन ऑफ अ लेवल रोड, ठीक। अब लेवल रोड पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फिगर बना देते हैं। फिगर बनाने के लिए हमने एक कर्व रोड बना दी, ये अभी हिली एरियाज में नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक गाड़ी बना दी, क्लियर। इसके दो नीचे के टायर लगा दिए, ये इसका सेंटर पॉइंट रहा। सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पे ये रही, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कुछ कंपोनेंट के फोर्स नीचे को लगेंगे और कुछ ऊपर को लगेंगे। इससे रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, R1। इस वाले से रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, R2, जो टोटल हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया,
ठीक, नीचे को mg हो जाएगा, ये F1 और ये इधर को लगेगा F2 फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अब हमने करना क्या है, अब हमने इसके अंदर निकालना है फ्रिक्शन, तो F1 इक्वल टू म्यू R1 हो जाएगा, F2 इक्वल टू म्यू R2 हो जाएगा। टोटल फ्रिक्शन कितना निकलेगा, F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 यानी कि म्यू R1 प्लस R2। अब म्यू के बाद R1 प्लस R2 के बाद किसके बराबर हो जाएगा, mg के लिए। ये आ गया हमारा म्यू mg। अब ये कह रहा है कि गाड़ी को हम किस एंगल पे अप्रोच करें, कहाँ पे कितनी वेलोसिटी पे हम इसको मोड़े कि ताकि हमारी गाड़ी क्या हो, रोड पे बने रहे। ठीक, तो इससे आगे देखते हैं, टू कार स्टे ऑन द रोड। ठीक, सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो भी हमारे पास सेफ्टी रहेगी, स्टे कार कैसे रहेगी, रोड पे, कार स्टे ऑन द रोड, ये हम लिख सकते हैं। इसमें वैसे कोई डेरिवेशन नहीं आएगा आपका, बस ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर, तो म्यू mg इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये क्या है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि हमारे पास इससे ज्यादा होना चाहिए। अब m से m कट गया तो कितना बच जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू r g, तो v मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू r g। ये है आपका वेलोसिटी मैक्सिमम की, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए हमारे पास कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, कार को इजीली कर्व कर सकते हैं, यानी कार को इजीली बेंड कर सकते हैं। सेकंड केस आता है हमारे पास, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड का मतलब जो हमारे पास कहाँ पे मिलता है, हिली एरियाज में। अब हिली एरियाज में जब हमें बैंक्ड रोड वाला केस आएगा तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए उसको भी देखते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इसके अंदर कि हमारे पास बैंक्ड रोड वाले केस में कैसे बनेगा। क्लियर है, अब हम सबसे पहले इसमें एक बैंक्ड रोड वाला केस देख लेते हैं। बैंक्ड रोड वाले केस में हमने करना क्या है कि हमने क्या करना है, एक कार को ऐसे बना देना है। ठीक, अब हमने क्या करना है, इस पे एक बैंक्ड रोड बना देनी। बैंक्ड रोड का मतलब थोड़ा सा उठा हुआ होता है। क्लियर, अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसके कंपोनेंट डिसाइड कर देने, तो ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, नीचे को क्या हो जाएगा इसका mg। ठीक, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका r। ठीक, अगर cos थीटा यहाँ है तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे बनेगा, इतना क्लियर है। ठीक, यहाँ पे थीटा रहेगा। अब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो v max इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू माइनस म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्लियर, ये है हमारे पास v max का फॉर्मूला। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने म्यू की वैल्यू 0 कर दी तो क्या बन जाएगा, v max इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये क्या बन जाएगा, म्यू मैक्स इक्वल टू आर जी टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। ये बन जाएगा हमारे पास थीटा का एंगल। तो ये थे हमारे पास सर्कुलर मोशन के लेवल रोड पे और बैंक्ड रोड पे दो टाइप के हमने फॉर्मूले निकाल दिए। इन फॉर्मूले के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। क्लियर, हमें इस चैप्टर्स के अंदर के जितने भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें हम थ्योरी को हम कम पार्ट में रखेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट हम जितना हमारे पास क्वेश्चंस के लिए इजी होगा वो पार्ट हम आपको ज्यादा बताएंगे, क्योंकि हमें एग्जाम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए हमारे पास जरूरत किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा, कि जिसमें हमारे पास क्या है, इजीली हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो वो भी कम टाइम के अंदर। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इन लॉज ऑफ मोशन के हम क्या कराएंगे, आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। थैंक यू।